तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बाद की कुछ अपडेट की। और ये बहुत बड़ी रॉ थी क्योंकि इसमें पूरी रिजीम चेंज हो चुकी थी। ऐसे समझ लो कि रॉ का पूरा करता धरता सब कुछ बदल चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बारे में, साथ ही साथ सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात करेंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो जुड़ी है ट्रिपल एच से। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव वाली पोस्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले इस पोस्ट पे थे हमारे ब्रूस पिचर्ड और अब उन्हें डिमोट कर दिया गया है और स्टेफनी मैकमैन को चेयरपर्सन बनाया गया है और को सीईओ बनाया गया है, जबकि निक खान को भी को सीईओ बनाया गया है। और ये बात खास स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जब से एनएक्सटी को ट्रिपल एच ने संभाला था तब से वो एनएक्सटी को बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव कंट्रोल कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया मैचेस बना रहे थे, बहुत ही बढ़िया मैनेज कर रहे थे एनएक्सटी को। और बहुत सारे फैंस ये चाहते थे कि विंस मैकमैन जब भी हटे तो उनकी जगह ले हमारे ट्रिपल एच और पूरा क्रिएटिव कंट्रोल डब्ल्यूडब्ल्यूई का उनके पास हो। और ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हो ये आज की मंडे नाइट रॉ से पहले की पिक्चर है। आपको सामने लोगन पॉल भी दिख जाएंगे रिंग में। और ये पिक्चर एक सिग्नेचर बन के ट्विटर पे घूम रही है, सोशल मीडिया पे घूम रही है कि विंस मैकमैन का एरा खत्म हो चुका है और ट्रिपल एच का एरा शुरू हो चुका है। और आज की मंडे नाइट रॉ पूरी तरह से ट्रिपल एच के कंट्रोल में चल रही थी। और मंडे नाइट रॉ से पहले उन्होंने टैलेंट्स के साथ, सुपरस्टार्स के साथ एक मीटिंग भी करी थी, जहाँ की कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने सुपरस्टार्स को प्रॉमिस किया कि वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपने काम में टैलेंट्स के बीच, और वो अपने और टैलेंट्स के बीच हमेशा संवाद रखेंगे, हमेशा कम्युनिकेशन रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे विंस मैकमैन के टाइम पे हमेशा सुपरस्टार्स को घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ता था विंस मैकमैन से मिलने के लिए, अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ये तो गई मीटिंग की बात। और अगर आप आज की रॉ आपने देखी होगी, मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। और अगर आज आपने मंडे नाइट रॉ देखी होगी तो आपने कुछ चीजें अलग देखी होंगी उसमें, या आपको लगा होगा कि कुछ चीजें अलग हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रॉ की शुरुआत सीधा ब्रॉल के साथ, एक चीज मैंने ये नोटिस करी। और रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो आखिरी सेगमेंट था उसमें भी ब्रॉल हुई थी बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर की। आप लोग ये आर्ग्यू कर सकते हो कि समर स्लैम से पहले मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड था और ब्रॉल होने के चांसेस थे उसमें, पर मुझे इसमें चेंज इसीलिए लगा क्योंकि पेपर व्यू से पहले कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम मैचेस से भी सल्टा देती है काम को। तो काफी कुछ चेंज हो चुका है और काफी कुछ चेंज आप फ्यूचर में देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम में या स्टोरी लाइंस में, बेसिकली स्टोरी लाइंस में। और बहुत सारे सुपरस्टार्स का आप पुश देखोगे जो एक टाइम पे मिड गार्ड से भी नीचे नजर आते थे। एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो भी सुपरस्टार एनएक्सटी में थे और अब वो वहां से जा चुके हैं, एग्जांपल के लिए एडम कोल ले लो, कीथ ली ले लो, या फिर जॉनी गोर्गैनो ले लो, ये सब की वापसी भी हो सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-3 महीनों में, 2-3 हफ्तों में वो आ जाएंगे, लेकिन वापसी हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। तो कुल मिला के अब ट्रिपल एच बन चुके हैं हमारे रियल बॉस। नेक्स्ट बात करते हैं हम बडी मर्फी की या बडी मैथ्यूज की, जिन्होंने रॉ के दौरान थोड़ा सा मजा ले लिया, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो बडी मर्फी का या बडी मैथ्यूज का एक ट्वीट आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इन दोनों को मैच करने दो, लेडर मैच करने दो, और जो भी जीतेगा उसे मेरी कस्टडी मिलेगी। तो ये दोनों कौन है? एक तरफ है आलिया रे मिस्टीरियो की डॉटर और दूसरी तरफ है रिया रिप्ली, जजमेंट डे की मेंबर। तो मैं आपको बता दूं कि रिया रिप्ली बडी मर्फी की गर्लफ्रेंड है इस समय, और पेंडेमिक एरा के दौरान आलिया गर्लफ्रेंड रह चुकी है स्टोरी लाइन के हिसाब से। आपको याद होगा जब बडी मर्फी सेथ रॉलिंस के चेले हुआ करते थे और बाद में फिर बडी मर्फी अलग हो गए, फिर मिस्टीरियो फैमिली के साथ आ गए थे और उसके बाद बडी मर्फी रिलीज भी हो गए थे। तो ये मुझे मस्त सा कुछ ट्वीट लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके ऊपर रिया रिप्ली का भी कमेंट आया था जहाँ पे वो लेडर पे चढ़ती हुई जा रही है, ऐसी एक जीआईएफ लगाई है उन्होंने, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। ये तो कोई खैर अलग बात, लेकिन आलिया और रिया रिप्ली का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैटर जरूर बनेगा, क्योंकि एक तरफ है मिस्टीरियोस और उनके साथ है आलिया, और दूसरी तरफ है रिया रिप्ली जो है जजमेंट डे के साथ। और इन दोनों का जो बैक स्टेज कन्फ्रंटेशन हुआ था वो इसी बात की तरफ लीड करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी पिछले हफ्ते 1.91 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते ये 16% इंक्रीज के साथ हो गई 2.17 मिलियन व्यूअर्स। और इसमें जो 2-3 फैक्टर थे वो थे, एक तरफ विंस मैकमैन की रिटायरमेंट, दूसरी तरफ था ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस, और साथ ही साथ उनका वॉकआउट। क्योंकि जब तक स्मैकडाउन शुरू हुई थी तब तक ये खबर लीक हो चुकी थी कि ब्रॉक लेसनर वॉकआउट कर चुके हैं, लेकिन बाद में मेन इवेंट के दौरान ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई, उन्होंने F5 लगाया हमारे ऑस्टिन थ्योरी को, और एक ठीक ठाक सी अपीयरेंस दे भी दी उन्होंने स्मैकडाउन में। तो बढ़िया चल रहा है स्मैकडाउन का सीन। देखते हैं रॉ के साथ क्या होता है। इस बार ब्लड लाइन भी थी, रोमन रेंस भी थे रॉ पर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रोमन रेंस के बारे में, और उन्होंने कुछ कहा है ब्रॉक लेसनर के बारे में अपने मैच से ठीक पहले, समर स्लैम के मैच से ठीक पहले। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग शेयर करना बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ब्रूटल हो जाता है और बहुत हर्ट भी करता है, और मैं चाहूंगा कि ये आखिरी बार हो। इसके अलावा रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की तारीफ करी और ये कहा कि वो यूएफसी को डोमिनेट करके आए हैं, वो कई सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई को डोमिनेट कर रहे हैं, और उनके आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हूं मैं, यानी रोमन रेंस। तो काफी तारीफ कर दी यहाँ पे रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की। इसके अलावा जो हर्ट वाली बात थी वो काफी हद तक सच भी है, क्योंकि कई बार सुपरस्टार्स ये कह चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करना या रिंग शेयर करना बहुत ज्यादा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि वो यूएफसी में रह चुके हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा फास्ट भी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, आप उन्हें सुपर ह्यूमन तक भी कह सकते हो। और ये जो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच होने वाला है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है और ये बहुत ही लंबा जाएगा, और जितनी देर आप रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को एक साथ रखोगे ये उतना ही ज्यादा एक दूसरे को हर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने रोमन रेंस के बारे में कहा है, कुछ माइंड गेम वाली बातें कही हैं उन्होंने।
उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंज के हमेशा दिमाग में रहता हूँ, बिल्कुल फ्री, रेंट फ्री। और अगर रोमन रेंज चैंपियन रहता है या नहीं रहता है समर स्लैम में, मेरा और रोमन रेंज का फ्यूचर में एक मैच जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप से कोई खास प्रेम है नहीं। मुझे लगता है उनको बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े सेगमेंट्स में आना पसंद है। और ये स्टेटमेंट इसी तरफ लीड करती है कि रोमन रेंज भले चैंपियन रहे भले ना रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस उनके पीछे जरूर आएंगे। और आपको याद होगा कि मैंने सेथ रॉलिंस की एक और स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया था, जहां पे उन्होंने शील्ड के बारे में जिक्र किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम तीनों की इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज हो चुकी है कि हमें चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है एक मैच बनाने के लिए या एक बिल्डअप करने के लिए। और इसी का मतलब है कि शायद चैंपियनशिप की कोई जरूरत नहीं है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के मैच को। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग भी देखना चाहोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ओपन है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।